फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि जो आपका पेपर 2 दिन बाद है, कि हम इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही वीडियो में 1 डेढ़ घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करें। तो चलिए फिर चलते हैं हम आज इस बुक की जानिब। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर देखिए एक ऐसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी डाटा यानी कि कोई भी हमारे पास मालूमात है, उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए, या फिर उसने अगर हमें कोई काम कहा है वो काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्यूटर में देखिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन होती है। कैमरा होता है तो उसका काम क्या होता है? तस्वीर लेना। इसी तरह से जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ये काम परफॉर्म करेगी। इसी तरह से और भी बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, स्टोरेज के लिए, या फिर आप लोगों ने कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तमाम चीज़ों के लिए। हर कंप्यूटर के मेन 4 हिस्से होते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, 4 मेन हिस्से होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और साथ ही साथ स्टोरेज। इनपुट क्या चीज़ होती है? जो चीज़ आप लोग एंटर करते होते हैं कंप्यूटर में, उसे हम लोग इनपुट बोलेंगे। जैसे कि देखिए, आप अपनी वॉइस है उसे देंगे तो वो माइक्रोफोन के थ्रू, ठीक है, अपनी आवाज़ दे रहे हैं, यानी कि ये कि इनपुट होगा। कीबोर्ड से आप लोग कोई भी बटन प्रेस करेंगे, आप उसे बता रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमारा एक इनपुट होगा। इसके बाद प्रोसेसिंग आ जाता है। प्रोसेसिंग बोलते हैं किसी भी चीज़ का काम करने को। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 2+2 कहा है, किसी से प्लस कर दें, तो ये क्या होगा? एक प्रोसेसिंग हो गई। ये कौन परफॉर्म करता है? हमेशा CPU परफॉर्म करता है। ये MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो कैलकुलेशन होगी वो कौन परफॉर्म करेगा? CPU करेगा। इसके बाद आ जाता है आउटपुट, यानी कि आपने 2+2 को जो कहा था कि आप इसे प्लस करें, तो ये क्या थी? प्रोसेसिंग थी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 4, वो हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा। आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, और इसमें जैसे डिवाइसेस आ जाती है, प्रिंटर और स्पीकर। इसके साथ ही आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे में है स्टोरेज। स्टोरेज आप देखें किस चीज़ को बोलते हैं? यानी कि डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करना। हमेशा के लिए ये आपकी मर्ज़ी है, यानी कि अगर आप उसे रोम में सेव करते हैं तो वो परमानेंटली होगा। रैम में करेंगे तो रैम में क्या होगा? ये टेम्परेरी तौर पे इस्तेमाल होगा, टेम्परेरी तौर पे स्टोरेज होगा, और देन वो ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद जाके। अब हम इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर की एक टाइप है। अब मेन फ्रेम क्या होता है? ये इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन यानी बहुत ज़्यादा जो बड़े काम होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इनकी साइज़ की और स्केल की बात करते चलें, तो मेन फ्रेम जो होते हैं फिजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पे भी बहुत बड़ी मशीन होती हैं, जो इवन के पूरा एक कंप्यूटर भी ले सकते हैं, एक पूरे रूम में भी आ सकते हैं, इवन के इसे छोड़ के एक पूरे फ्लोर पे भी आ सकती हैं। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, अगर हमने कोई प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए यूज़ हो सकता है, या फिर आपने कोई मेमोरी कैपेसिटी यानी आपने बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर करनी है, इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोसेसिंग पावर का, कि इसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है, यानी ये कितना के काम कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को बहुत बड़ा डाटा दे रहे हैं कंपनी का, तो वो कितना किस पे काम कर सकता है। तो अगर हम देखते चलें कि मेन फ्रेम जो होते हैं वो हम लोग क्या ये बहुत ज़्यादा बड़े काम के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए, जैसे कि अगर आप लोग देखते चलें कि बैंकिंग का निज़ाम जो होता है एक मेन सिस्टम से चल रहा होता है, तो इसलिए बैंक वाले भी किस तरह से ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है कि ये कितना ही अच्छा चल रहा है और ये किस टाइम पे अवेलेबल है, कि जब भी आप इसे ऑन करें और अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए किए तो ये आपका उसी वक्त कर दे, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में ये दोनों बेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये करेक्टरिस्टिक है मेन फ्रेम की, इसे आप लोगों ने याद कर लेना है। मल्टी यूज़र सपोर्ट है, यानी कि इसे एक बंदे से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एट ए टाइम। यानी कि बहुत से यूज़र एक ही कंप्यूटर को बहुत एक टाइम पे बैठ के ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, कि इसमें जो भी सेंसिटिव डाटा है वो इसे अनऑथोराइज यानी कि जो लोग इसे ना यूज़ कर सकें उनसे बचा के रखता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है? कि ये एक सिस्टम है जो दरमियान में पड़ा हुआ है और बाकी सब जो है इसे अपना अपना कनेक्शन लेके अपना अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिगेसी सिस्टम आ जाता है। लिगेसी सिस्टम क्या होता है? कि यानी कि ये नस्ल दर नस्ल इसका मतलब है, ठीक है, कि इसमें ऑपरेशन हैव बीन इन ऑपरेशन फॉर डिकेड्स, यानी कि बहुत टाइम से इस पर काम हो रहा है, डिकेड से यानी कि अरसों से काम हो जा रहा है, और इसी वजह से लॉन्गेबिलिटी और बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैच प्रोसेसिंग। अब बैच प्रोसेसिंग क्या है?
कि जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा यानी कि बहुत ज़्यादा अगर डाटा है उसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हों, प्रोसेस उस पर कर रहे हों इन स्केजुअल्स में, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन कौन सी वाली होती हैं, यानी कि जैसे बहुत बड़ी किसी कंपनी की कोई एप्लीकेशन हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है एयरलाइन रिजर्वेशन की होती है, बैंकिंग सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें भी हम लोग मेन फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी होता है कि कितना के काम कर सकता है या कितनी की बड़ी कंपनी का डाटा जो है वो ये स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक पार्ट है सीपीयू है, ठीक है, मदरबोर्ड है, रैम है, ये आपने सब देख लेने हैं कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे कंप्यूटर की टाइप्स बात करते हैं, कंप्यूटर होते हैं, एक पीसी टाइप होता है, पीसी आप लोगों को पता है जो आप लोगों के घर पे होता है, हम लोग उसे ही बोलते हैं। कोई भी जो डेस्क पे पड़ा हुआ कंप्यूटर होता है, इसमें आप रूटीन में कि ठीक है, इसमें नीचे आ जाता है कीबोर्ड और माउस वगैरह आ जाता है। जैसे कि आपको पता है लैपटॉप है, तो लैपटॉप भी क्या होते हैं, पीसी में ही आ जाते होते हैं, यानी पोर्टेबल डिवाइसेस पीसी का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्वर। सर्वर हमेशा याद रखिएगा जो किसी को सर्व कर रहा होता है उस चीज़ को बोलते हैं। अब फाइल सर्वर होगा जो क्या करेगा, फाइल सर्व करेगा, यानी कि कोई अगर यूज़र कह रहा है कि मुझे ये वाली बुक चाहिए तो वो फाइल सर्वर से आएगी। वेब सर्वर क्या होगा, जहाँ से हम लोगों को कोई ना कोई वेबसाइट से आएगी, होस्ट वेबसाइट और रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट। अगर हम लोग जैसे उसे कहेंगे कि हमें पिक्चर ऑफ फ्लावर्स दिखाए तो वो हमें पिक्चर ऑफ फ्लावर्स दिखा देगा। नेक्स्ट आ जाता है डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या है कि जहाँ पे सारा का सारा आपका डाटा पड़ा होता है उसे सर्वर उस मशीन को हम लोग क्या डेटाबेस सर्वर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स रन करने के लिए, जैसे हम लोग व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे, इस तरह से कैमरे की एप्लीकेशन है या फिर इस तरह बाकी जो एप्लीकेशन हैं उन्हें हम लोग एप्लीकेशन सर्वर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास फिर वही मेन फ्रेम आ जाता है, यानी कि कंप्यूटर की टाइप से जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेन फ्रेम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, हाई वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो मेन फ्रेम से भी ज़्यादा बड़ी कंप्यूटर्स होते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम किस्म के पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी कि बहुत जल्दी से करने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, वेदर वगैरह में, इस तरह में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन देखिए ये जो होते हैं सुपर कंप्यूटर से भी थोड़े ज़्यादा ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसमें हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह के लिए, इंजीनियरिंग या साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर है। एम्बेडेड कंप्यूटर देखिए कौन से वाले होते हैं, जो हम लोग इंटीग्रेटेड इनटू अदर डिवाइस, जिसे हम लोग दूसरी डिवाइस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन ये करते हैं, ठीक है, उन डिवाइसेस के साथ इन्हें जोड़ के हम लोग कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे कि हाउस होल्ड अप्लाइंसेस को हम लोग अपने मोबाइल के साथ अटैच कर लें, ठीक है, जैसे कि आप लोग ऑटोमोबाइल को या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी कोई भी इस तरह की। अगर इसकी कॉमन एग्जाम्पल देखते चलें तो अगर आपके घर में सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं तो वो इस चीज़ की एग्जाम्पल होगी एम्बेडेड कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट हमारे पास टैबलेट कंप्यूटर आ जाता है। टैबलेट कौन से वाले होते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं। आप लोगों के पोर्टेबल क्या होता है, जो आसानी से आप लोग इधर उधर लेके जा सकते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन के लिए, ठीक है, ये आप बाकी देख सकते हैं, आईपैड है, इसमें सब कुछ आ जाता है। अगर नेक्स्ट है ऑप्शनल कंप्यूटर। ये आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर में आप लोग ये सारी ऑप्शनल होती हैं कि आप लोग फैक्स या फिर स्कैनर उसके साथ लगाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाता है। हार्डवेयर आप लोग हमेशा याद रखें उन चीज़ों को बोलते हैं जो भी हमें कंप्यूटर की ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही हों, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे कि आप देखें इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि आपने ऊपर देखी थी कि कीबोर्ड है, माउस है, ये आपको हर चीज़ नज़र आती होती है, ठीक है। इसके साथ ही मेमोरी है, ठीक है, या फिर सीपीयू है, सीपीयू जो है अंदर लगा होता है, तो ये भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अगर हम बाद में इसके साथ ही हार्डवेयर उस तरह की टेंजिबल चीज़ों को, टेंजिबल यानी कि जिन्हें हम लोग छू सकते हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर जो होती है वो हमें ज़ाहरी तौर पर ना तो हम लोग उन्हें छू नहीं सकते, देख ज़रूर सकते हैं लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जैसे क्या जाता है कि आपके लैपटॉप की जो विंडो है, अब आपको देखने में तो नज़र आ रही है, वर्क भी कर रही है, लेकिन आप लोग उसे क्या है, पकड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी से सॉफ्टवेयर समझ लें कि व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है, देखें जिस तरह से मोबाइल में इस तरह से जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कैमरे की ऐप है, मैसेज की ऐप है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, यानी कि नज़र नहीं आते होते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपनी इनपुट डिवाइसेस की। कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप लोगों को पता है किस लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट करने के लिए टेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माउस है। माउस आप लोगों को पता है कि पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि जो पॉइंट करने के लिए, क्लिकिंग के लिए या फिर नेविगेट यानी कि इधर उधर मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप सबको पता है क्या चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रैक पैड है।
ठीक है, जो आम रूटीन में जैसे कि आप लोगों को पता है लैपटॉप में जो एक आप लोगों को टच पैड दिया जाता है जिसके थ्रू आप लोग इधर उधर मूव कर लेते हैं। कंप्यूटर में ये जो होता है ये माउस होता है, और अगर हम लैपटॉप में हो तो ये एक ट्रैक पैड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्कैनर है। स्कैनर आप लोगों को पता है किसी भी फिजिकल डिवाइस को, यानी कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट को आपके पास आपकी डिग्रीज हैं उन्हें, उनकी जब आप लोग पिक्चर लेते हैं, उन्हें स्कैन कर लेते हैं डिजिटल फॉर्म में, जब उसे कर लेते हैं तो उसे हम लोग स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, वो स्कैनर के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास वेब कैम आ जाता है। वेब कैम आप लोगों को पता है कि किसी भी वीडियो या फिर इमेजेस कैप्चर करने के लिए या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए। नेक्स्ट माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन भी आप लोगों को पता है कि आवाज़ वगैरह के लिए डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉयस्टिक या फिर गेम पैड आ जाता है, यानी कि हम लोग जो गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। इनमें से 4-5 आप लोगों ने इनपुट डिवाइसेस याद कर लेनी है, 4-5 आउटपुट डिवाइसेस याद कर लेनी है। आउटपुट डिवाइसेस में देखें कौन कौन से आ जाते हैं। मॉनिटर आ जाती है, यानी कि जो उसके सामने जो आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही थी उसे बोलते हैं। प्रिंटर आप लोगों को पता है जो हार्ड कॉपीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्पीकर है। स्पीकर का भी आपको पता है कि जो आप लोग उसके साथ भी लगा सकते हैं या फिर उसके बीच में लगा भी होता है जिससे आपको आवाज़ आ रही होती है या कोई म्यूज़िक सुनाई दे रहा होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर आप लोगों को पता है कि हम लोग इसे बाहर से अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आप लोगों को देखिए नज़र आ रही हैं, जो आपको लोग कंप्यूटर से बाहर से अटैच करें, इसलिए ये सारी आउटपुट डिवाइसेज हैं। प्रोजेक्टर कौन सी डिवाइस होती है, जो आप लोगों को पता है कि बड़ी बड़ी अगर आप लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन अपनी शेयर करनी है किसी भी वॉल पे, तो फिर आप लोग इसके लिए प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लॉटर आ जाता है। प्लॉटर किस लिए कि आप लोग कुछ भी आप लोगों ने ड्राइंग करनी है, ठीक है, ग्राफिकल डिज़ाइन बनानी है, तो उसके लिए आप लोग प्लॉटर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैप्टिक डिवाइसेस आ जाती हैं। हैप्टिक डिवाइसेस जो होती हैं ये आम रूटीन में यूज़ की जाती हैं टेक्टाइल फीडबैक के लिए, यानी कि आप लोगों को टच सेंसेशन फॉर यूजिंग, यानी कि आप लोगों जो कंप्यूटर को टच करते हैं तो फिर इसके लिए हैप्टिक डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलईडी एलसीडी पैनल, यानी कि क्या है, ये डिजिटल सिंगेज में इस्तेमाल होता है और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी यानी कि आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों की कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। नेक्स्ट हमारे पास 3D प्रिंटर आ जाता है। 3D प्रिंटर भी अब आप लोगों को पता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर बेस्ड ऑन द डिजिटल डिज़ाइन, यानी कि आप लोगों का जो भी डिजिटल डिज़ाइन है उसको आप लोग पेपर पे ले हैं तो उसे हम लोग 3D प्रिंटर बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इन फार्मेसी। अब फार्मेसी में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर फार्मेसी में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अब आप लोगों को जैसे पता है डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सबसे अहम है कि आप लोगों को अगर भी किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है, मेडिकेशन यानी कि मेडिसिन का या फिर हेल्थ का रिकॉर्ड रखना है, सबसे अहम हो गया कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन ऑटोमेटेड मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, ठीक है, कि इसके अलावा ये किस लिए इस्तेमाल होता है आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, जैसे कि इमेजिन रोबोट्स हेल्पिंग फार्मासिस्ट, ठीक है, कि रोबोट्स आजकल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। आप लोगों को भी ये पता है कि रोबोट्स आजकल ऑपरेशन वगैरह भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि इस तरह से मिस्टेक के चांसेस कम होते जा रहे हैं, यानी कि इंसानों को जो है वो कंप्यूटर रिप्लेस कर रहे हैं। चेकिंग फॉर ड्रग इंट्रैक्शन, नेक्स्ट आ जाता है चेकिंग फॉर ड्रग इंट्रैक्शन। कंप्यूटर अब क्या है फार्मासिस्ट को मदद करते होते हैं कि वो डिफरेंट मेडिकेशन को देख सके कि इनकी वजह से कोई अगर हम इकट्ठी ली जाए तो इनकी वजह से कोई मसला तो नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बीपी के साथ अगर शुगर की ले रहे हैं, शुगर के साथ किसी और चीज़ की ले रहे हैं तो इसकी वजह से इंट्रैक्शन अगर दो ड्रग्स की कर रहे हैं तो इकट्ठे लेने से कोई इशू ना हो। नेक्स्ट आ जाता है रिमोट कंसल्टेशन, यानी कि कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि पेशेंट अगर बहुत दूर बैठा हुआ है तो आप लोग उसके वीडियो कॉल के थ्रू भी आप उसका सब कुछ वीडियो कॉल्स के थ्रू भी आप लोग कंसल्टेशन कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि आप लोगों ने कोई मेडिसिन बेच रहे हैं, कोई मेडिसिन कम हो रही है, कोई मेडिसिन का कोई भी इशू है, ये तमाम चीज़ों को इन्वेंट्री के तौर पे यानी कि उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। कस्टमाइज मेडिकेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, यानी कि एक पर्सन के जीन्स को एनालाइज करना और फिर उस लिहाज से उसको मेडिसिन दे देना है उसको जो वेल सूट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑनलाइन। कंप्यूटर हमारे आप लोगों को पता है कि लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है ऐप फॉर मेडिकेशन रिमाइंडर, यानी कि मेडिसिन लेने के लिए अब बहुत से रिमाइंडर ऐप्स भी बन चुकी हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड एंड पैटर्न, इसी के साथ जो है कंप्यूटर जो फार्मासिस्ट को हेल्प करता है कि वो डाटा में किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि अपनी इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकें और पेशेंट और कम्युनिटी को बहुत अच्छे से सर्व कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है इनहेंस सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, अब कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि सेफ्टी मेजर्स भी बढ़ा रहा है, ठीक है, आप लोगों को बताता है कि ये काम करें ये काम ना करें।
अब यूज़ ऑफ इंटरनेट इन फार्मेसी, फार्मेसी में इंटरनेट को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन रीफिल, ठीक है। सबसे पहले कि प्रिस्क्रिप्शन जो भी दी जाती हैं उसे रीफिल यानी कि दोबारा से लिखने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीफार्मेसी सर्विस, टेलीफार्मेसी सर्विस क्या है कि जिसमें आप लोग कंसल्टेशन मेडिकेशन कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड करें। रिमोटली होता है कि आप लोग अपनी जगह पे बैठे हुए आप उसे अपने पेशेंट को जो शहर से बाहर है या फिर मुल्क से बाहर है उन चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करें। ई फार्मेसीज़ हैं, ई फार्मेसी आप लोगों को पता है कि यानी कि घर बैठे हुए कोई भी आपकी फार्मेसी से ऑर्डर करे और आप उसके घर पे वो तमाम चीज़ें पहुंचा दें। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन यानी कि मेडिसिन से जो इन्फॉर्मेशन है या फिर उसकी जो एजुकेशन है वो भी हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट है, अगर किसी पेशेंट अपनी लेनी है तो वो भी ऑनलाइन ले सके। नेक्स्ट आ जाता है रिमोट मेडिकेशन मॉनिटरिंग, और इसके अलावा पेशेंट की मॉनिटरिंग करना कि वो ये मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें आ जाती हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन और बातचीत भी जो होती है सिक्योर पेशेंट के साथ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है कि ऑनलाइन ड्रग इंट्रैक्शन चेकिंग, और ऑनलाइन ड्रग इंट्रैक्शन चेकिंग फिर वही आ जाता है कि ड्रग अगर दो चीज़ों को मिला के ले रहे हैं तो उन चीज़ों को भी हम लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हेल्थ पोर्टल और ऐप यानी कि ऐसी तमाम ऐप्स बन गई हुई हैं जहाँ पे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हर चीज़ बता सकते हैं कि मेरा बीपी इतना है, शुगर इतना है, देन इस तरह से। इससे हम आगे हमारे पास आ जाता है ई हेल्थ रिकॉर्डिंग पे इंटीग्रेशन। अब वही तरह से है कि आप अपना एक ऐप है, आप उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दें कि मेरे ये सब सिस्टम है, ये सारी बीमारियाँ या फिर ये सब कुछ इतना हार्ट बीट है ये, तो वो आप लोगों को इस तरह से बहुत सी नई आपको सजेशंस बताएगी कि आप ये काम करें, ये काम करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन रिटेल फार्मेसी शॉप। अब फार्मेसी शॉप में, रिटेल की जो फार्मेसी शॉप है वहाँ पे कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन की मैनेजमेंट के लिए, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन है तो उसे मैनेजमेंट के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, यानी कि जो सामान है मेडिसिन है उसकी मैनेजमेंट के लिए कि कितना सामान आया था, कितना सामान बिक गया और कितना कम हो रहा है, ये सब चीज़ें। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। पीओएस सिस्टम यानी कि कंप्यूटर फैसिलिटेट करता है, मदद करता है कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन हो सके चेकआउट के काउंटर पे, ठीक है। तो कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपनी मेडिसिन खरीद सके और बिलिंग भी सही से होती रहे, यानी कि जो मशीन लगी होती है। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर रिकॉर्ड एंड प्रोफाइल। इसके साथ कस्टमर का एक प्रोफाइल बना लेना और फिर उसका रिकॉर्ड रखना कि क्या मेडिसिन लेके गया था और क्या नहीं लेके गया था। बारकोड स्कैनिंग है, बारकोड भी स्कैनिंग क्या है कि आर यूज टू स्कैन मेडिकेशन लेबल्स, ठीक है। बारकोड स्कैनिंग भी इसी तरह से क्या है कि जिसमें हम लोग मेडिकेशन लेबल्स को स्कैन कर सकें और देख सकें, चेकआउट का प्रोसेस हो सके, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग एरर, और इस तरह से एरर्स भी कम होंगी यानी गलतियाँ भी कम होंगी। ड्रग इंट्रैक्शन चेकिंग, ये फिर से वही है कि जिसमें हम लोग ड्रग्स देके तो चेक कर सकते हैं इंट्रैक्शन, यानी कि दो ड्रग्स इकट्ठे लिए जा सकते हैं, लिए हैं तो फिर उसके साथ क्या इशू हो सकते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, उसी तरह से कि आप अपना हेल्थ ऑनलाइन किस तरह से ऐप्स के थ्रू सेव करके रख सकते हैं और बता सकते हैं। इसी के साथ ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम है कि जिसमें क्या होगा मेडिकेशन एक्यूरेटली ली जा रही है कि नहीं, और इसके साथ ही मैनुअल काउंटिंग और मिनिमाइजिंग एरर, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप लोगों को कोई भी बैठ के मेडिसिन के 10-10 रुपये गिनने नहीं पड़ते हैं, बल्कि आप लोगों की मिस्टेक्स भी इस तरह से कम होती हैं और आप लोगों की मैनुअल काम से यानी कॉपी पे लिखने वाले काम से बच जाते हैं। ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन रिफिल है, ये फिर से वही सेम ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ आप लोगों की कम्युनिकेशन यानी बातचीत भी होती रहती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी शॉप छोड़ के एक बंदे के पास जाएँ और जाके फिर उससे इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें भी देखें डिस्पेंसिंग मेडिकेशन आ जाता है कि हॉस्पिटल फार्मेसीज जो होती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में जो फार्मेसी होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो अपने पेशेंट को जो डिस्पेंसिंग प्रिस्क्राइब करे मेडिकेशन टू इन पेशेंट, ठीक है, आउट पेशेंट एंड समटाइम एमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट, कि जो भी मेडिकल स्टोर जो होता है हॉस्पिटल के अंदर बना होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो बाहर से आने वाले या फिर जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है या फिर एमरजेंसी में मौजूद है उनको मेडिसिन प्रोवाइड करे। इन पेशेंट मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसके अलावा क्या जाता है, इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेशेंट मेडिकेशन मैनेजमेंट। फार्मासिस्ट जो होते हैं आमतौर पे हेल्थ केयर टीम यानी कि डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते होते हैं ताकि सेफ और इफेक्टिव मेडिकेशन इस हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए मैनेजमेंट की जा सके। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। ड्रग इन्फॉर्मेशन यानी कि जो मेडिसिन है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिकेशन इंक्लूडिंग डोजेज, साइड इफेक्ट और इन्फेक्शन, यानी कि आप लोग क्या होता है कि हेल्थ केयर के साथ फार्मासिस्ट जो होते हैं वो इन्फेक्शन कर लेते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, इसकी कितनी डोज देनी
यानी इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसे किसके साथ नहीं देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मुलरी मैनेजमेंट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन में, ठीक है। हॉस्पिटल के जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डिसीजन फैसला लेने में मदद करते हैं कि आपको किस मेडिकेशन को अपने हॉस्पिटल में इंक्लूड करना है, कौन से फार्मूले में इंक्लूड करना है और किसमें नहीं इंक्लूड करना है, ताकि सेफ्टी, कॉस्ट और एफिकेसी तीनों से बचा जा सके। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर टीम, यानी कि जो डॉक्टर्स की टीम है उनके साथ कोलैबोरेट कर लेना कि ताकि देखा जा सके कि कौन सी मेडिकेशन थेरेपी जो है वो ऑप्टिमाइज है, यानी कि ठीक है, कौन सा ड्रग देना चाहिए, कौन सा ड्रग नहीं देना चाहिए और इसके क्या रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटरिंग और रिपोर्ट करना कि एक ड्रग के कौन से एडवर्स किस्म के यानी कि बुरे नतीजे आ सकते हैं, ताकि पेशेंट की सेफ्टी और कंट्रीब्यूट किया जा सके कि वो हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट किया जा सके पेशेंट की सेफ्टी में, और बताया जा सके कि और हेल्थ को हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फार्मेसी, यानी कि एम्बुलेटरी केयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आउट पेशेंट मेडिकेशन मैनेजमेंट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वर्क इन एम्बुलेटरी केयर सेटिंग, ठीक है। मैनेजिंग मेडिकेशन रिजम फॉर पेशेंट्स विद क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। ये यानी कि वो वाले हैं कि जो एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस में पेशेंट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि यानी कि बताया जा रहा है आउट पेशेंट मेडिकेशन मैनेजमेंट। ये लोग वहाँ पे भी इस्तेमाल जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एम्बुलेंस में जो सर्विस के लिए, यानी कि जिन्हें थोड़ी बहुत डिसीज़ है, थोड़ा बहुत बीपी वगैरह हाई हो गया, उन लोगों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट है, कि मेडिकेशन रिव्यू प्रोवाइड करना और उसके साथ काउंसल करना, कि उन्हें बताना कि इस तरह से आप लोग ये थेरेपी को यूज़ कर लें, और इस तरह से पेशेंट को और उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए भी ये लोग इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोनिक डिसीज़ मैनेजमेंट। क्रोनिक डिसीज़ मैनेजमेंट में क्या है कि कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर टीम, उसी तरह से हेल्थ केयर टीम से हम लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैनेज किया जा सके क्रोनिक डिसीज़, यानी कि छोटी मोटी जो डिसीज़ होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, अगर किसी का बीपी तेज़ हो गया या फिर इस तरह की कोई डिसीज़ है तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक डिसीज़ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं, ठीक है, ऑफन एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि वैक्सीन वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए भी फार्मासिस्ट जो होते हैं इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि चलें आप लोग भी ये काम कर लें। एंटीकोगुलेशन क्लिनिक्स आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि आपको पता है अगर वारफेरिन डोजेज एंड एजुकेटिंग पेशेंट होने से यूज़, ठीक है। मैनेजिंग एंटी कोगुलेशन थेरेपी, ठीक है। एंटी कोगुलेशन थेरेपी को भी मेंटेन करने के लिए, ताकि पेशेंट को बताया जा सके डोज के बारे में और बाकी इसके इस्तेमाल के बारे में बताया जा सके। मेडिकेशन एडहेरेंस प्रोग्राम आ जाता है, ताकि इसके साथ जाता है स्पेशलिटी फार्मेसी सर्विसेज है, ठीक है, और टेली फार्मेसी सर्विस है। ये हम लोग तीनों ही पहले ऊपर टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर आ जाता है इन क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च। अब नेक्स्ट आप लोग देखते चलेंगे क्लिनिकल ट्रायल को आप लोग किस तरह से डिजिटल कर सकते हैं। डिजिटल यानी कि आप लोगों ने अब उसे कंप्यूटर के ऊपर ले आना है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में सारा अपना सिस्टम कर लेना है, और इस पे देखते चलते हैं कि इसका क्या क्या असर आ रहा है। सबसे पहले आप लोग देखें कि EDC है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर सिस्टम है। इसके साथ आ जाता है इंटीग्रेटेड क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट है, ठीक है। ये अपने जो है एब्रीवेशंस को अच्छे से याद कर लेना है। पेशेंट रिक्रूटमेंट एंड इंगेजमेंट है, और इसके साथ ही रिमोट मॉनिटरिंग है। ये 4 डिफरेंट टर्म है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को जैसे कि पता है कि EDC जो है वो खुद ही बता रहा है कि आप लोगों ने जो भी डाटा है उसे हम लोग अगर डिजिटल फॉर्म में रख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट है आप लोग उसको भी ऑनलाइन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट आना और उसकी इंगेजमेंट, यानी कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा और उसकी फिर बाकी क्या इंगेजमेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें भी आप लोग ऑनलाइन कर लें। रिमोट मॉनिटरिंग है, यानी कि आप लोग अपने हॉस्पिटल में बैठे हो, आप लोगों को पता हो कि पेशेंट को हमने ये मेडिसिन दी थी, अब उसे नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो देखें अब क्या है, हमारे पास विंडोज़ की टाइप्स आती जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो विंडोज़ बनाती है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बनाती है। और विंडो जो होती है 32 और 64 बिट में होती है, ठीक है। विंडो दो तरह की होती है, एक 32 बिट की होती है और एक 64 बिट की होती है।
और दोनों में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि जो भी आप लोगों को, जब आप लोग कंप्यूटर ऑन करें तो आप लोगों को जो सबसे फर्स्ट पेज नज़र आता है उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो विंडो है ये मल्टीटास्किंग काम के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें जो होती है मेमोरीज भी होती हैं, और इसके अलावा ये और भी काफ़ी ज़्यादा पेरिफेरल डिवाइसेज, यानी कि जो डिवाइसेज आपको बाहर नज़र आ रही होती हैं उन तमाम को मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब विंडो 7 आप लोगों को पता है कि पहले इस्तेमाल होती थी। अब इसके कौन कौन से फीचर है विंडो में, आप लोगों को पता है। सबसे पहले डेस्कटॉप आइकन आ जाता है। डेस्कटॉप आइकन क्या होता है कि आप लोग जैसे ही विंडो अपनी कंप्यूटर ऑन करें तो आप लोगों को जो सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे से ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं माई कंप्यूटर के, इस तरह से वो सारे डेस्कटॉप आइकन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट मेन्यू, आ जाता है स्टार्ट मेन्यू होता है जहाँ पे आप लोगों को सारी प्रोग्रामिंग, सारे फीचर पता चल रहे होते हैं कि यहाँ पे कैमरा है, बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं जो भी आप लोगों की विंडो में, वो सारे काम पे होते हैं स्टार्ट मेन्यू में। जो साइड पे एक विंडो का ऑप्शन बना होता है उसे हम लोग स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टास्क बार आ जाता है। टास्क बार कहता है जो आप लोगों को बिल्कुल कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे छोटे छोटे से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे वहाँ पे गूगल का ऑप्शन होता है, सर्च का ऑप्शन होता है, उस चीज़ को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइल एक्सप्लोरर है। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर आप लोगों को पता है ई वाला है, वेब ब्राउज़र है, काफ़ी टाइम से पहले इस्तेमाल होता था, अब कोई भी इसे यूज़ ऑलमोस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल आप लोगों को पता है कि ये भी आप लोगों को डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ा हुआ मिल जाता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। यहाँ पे आप लोग को साउंड का, जिसके साथ आप लोगों ने अगर कोई ब्राइटनेस है या फिर कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, आप लोगों ने वॉलपेपर चेंज करना है, सब कुछ इसमें कंट्रोल पैनल में होता है, या फिर हार्डवेयर की कोई भी मैनेजमेंट है। इसके आगे आ जाता है हमारे पास विंडो अपडेट। विंडो अपडेट कहता है कि जो भी विंडो साथ साथ अपडेट्स आ रही हैं, अगर विंडो में कोई चेंजेस आ रही हैं कंपनी की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो वो साथ साथ करते जाए। सिक्योरिटी एसेंशियल्स आ जाता है, यानी कि बिल्ट इन सिक्योरिटी वायरस था इसके अंदर, कि आपके मोबाइल अगर विंडो में कोई वायरस आ भी जाएगा तो इसके अंदर ही एंटीवायरस मौजूद होता था जो इसके खुद ब खुद ही ख़त्म कर देगा। नेटवर्किंग बेसिस आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ बेसिक ट्रबल शूटिंग, यानी कि अगर कोई छोटे मोटे मसले आ गए तो वो खुद ब खुद हल कर लेगा। और नेटवर्किंग बेसिस है। ठीक है, यानी कि जो भी आप लोगों ने सिंपल फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग है, ये तमाम फीचर जो थे विंडो 7 के थे। इसी के साथ आगे देखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर की देखिए अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे कि फार्मेसी की अपनी लैंग्वेज होती है, इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेजेस अपनी तरह की होती हैं। अगर आप लोग देखते चलें तो कंप्यूटर लैंग्वेज किस लिए होती है, ताकि कम्युनिकेशन इंसान और कंप्यूटर के दरमियान में हो सके। दो तरह की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, लो लेवल कौन सी होती है, जो मशीन पढ़ सकती है। मशीन कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकती है, 0 1 वाली पढ़ सकती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते चलते हैं सिंटेक्स। देखें हम लोग, जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, उसे लिखने के कोई रूल्स होते हैं, जैसे फॉर्म मैजिक से लिखने के कोई रूल्स है ना, इसी तरह से मशीन लैंग्वेज को भी लिखने के, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कोई मेमोरी में कोई चीज़ सेव की है, फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर सेव की है, उस जिस नाम से की है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि आप लोग उस नाम को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स देखें क्या होता है कि आप लोगों के पास डाटा किस टाइप का नंबर के फॉर्म में है, तो उसे हम लोग इंटीजर बोलेंगे। अगर आप लोगों का ABC के फॉर्म में है तो उसे हम लोग चार बोलेंगे। तो अगर अब आपके पास कोई पॉइंट के फॉर्म में, तो आप लोग उसे फ्लोट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल वो वाली लैंग्वेज होते हैं, जैसे देखिए इसमें पाइथन, जावा, C++ आ जाती है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो डिफरेंट तरह से एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर रूटीन में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि यूज़र को आराम से समझ आ सके चीज़ें, सब कुछ। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो मशीन लैंग्वेज की क्लोजर होती है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी कोड। बाइनरी कौन सी, यानी कि 0 1 की जो होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये भी कंप्यूटर की देखिए एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, यानी कि जो C++ है, इसे किस तरह से लिखते हैं, जावा किस तरह से लिखते हैं, पाइथन, इन तमाम चीज़ों को लिखने को आप लोग प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग अब देखें किस चीज़ में आ जाती है, कंडीशन और लूप आ जाता है। कंडीशंस में क्या आ जाता है कि कंडीशन का देखिए आम रूटीन में मतलब क्या है, शर्त है। ठीक है, कि अगर तो तुम ये काम करोगे तो फिर मैं वो काम करूँगा। तो इस तरह से कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर तो जो है A = 5 के, तो तुम ये वाला काम कर दो, अगर A = 5 के नहीं है तो तुम ये वाला काम ना करो। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़ और एल्स, ये होती है कंडीशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लूप्स। लूप्स का क्या मतलब होता है, एक ही काम बार बार करना, इसलिए इसके हमारे में दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिस।
अब कोडिंग जब कर रहे हैं तो उसमें देखें कि सबसे पहले क्या है कि कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होता है कि आप किसी के ऊपर भी जो कमेंट पास करते हैं, इसी तरह से जब आप कोडिंग में भी कोई कमेंट करते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों की वेबसाइट अगर आप लोगों ने कोई बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें वो नज़र नहीं आते। बस आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देते हो कि ये मैंने काम किया था, तो ये किस लिए किया था, ताकि फ्यूचर यूज़ में याद रहे कि यार ये काम किस लिए किया था। और इसके साथ ही आ जाता है इंडेंटेशन आ जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरिंग कोड फॉर रीडेबिलिटी, यानी कि आप पता लग सके कि ये वाला काम किधर किया था, किस तरह से किया था। वो वाला लूप जो था हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया था और उसको दोबारा से हमने नीचे दोबारा से लिखा है, ठीक है। ये तमाम उसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडम एंड नेटवर्किंग आ जाता है। मॉडम एंड नेटवर्किंग, ठीक है। मॉडम देखें किसको बोलते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर्स। मॉडम्स दो तरह के होते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होते हैं, जो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, डिजिटल डाटा को आप लोग ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन लाइन्स, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडम की फंक्शनैलिटी, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आ जाता है। डिजिटल सिग्नल्स को आप लोग क्या है, एक डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग यानी कि 01 नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसमिशन करना या फिर उसी को एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। और डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है कि आप लोग अगर कोई भी पिक्चर है ना, वो छोटी छोटी बिट्स में सेव होती है। सबसे पहले बिट में होती है, ठीक है। एक बाइट होती है, ठीक है, बाइट्स होती है, और फिर जब 8 बाइट मिलती हैं तो वो एक बिट बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडेम एप्लीकेशन आ जाता है। मॉडेम्स की एप्लीकेशन देखें किस लिए है, किस तरह की है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। मॉडेम कनेक्ट एप्लीकेशंस में आ जाता है जैसे कि वाईफाई की डिवाइस होती है, उस तरह से आप समझ लें, ठीक है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन के लिए आ जाता है कि फैसिलिटी कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंसेज के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। अब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन उम्मीद करते हो कि आपको समझ आ गई होगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं समझ भी फिर भी आ रही तो आप लोग इसे वाईफाई की डिवाइस को समझ लें कि वाईफाई की एक डिवाइस है, उससे हम लोग अपना डाटा ले रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर वापस उसी फॉर्म में। अब ये डाटा किस तरह से रहा है, बीपीएस में आता है, एमबीपीएस में आता है, ठीक है, आपको ये सारा पता है होगा, उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। नेक्स्ट मेरे पास मॉडेम की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। आप लोगों यानी कि आप लोगों ने वाईफाई को जब करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ तो उसे कोई ना कोई आप लोग एप्लीकेशन तो रखते हैं ना उसे मैनेज करने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग मॉडेम एप्लीकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉडेम की एप्लीकेशन आ जाती है, एक होम यूज़ होती है, एक बिजनेस यूज़ होती है। आप लोगों को पता है कि जो बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग वाईफाई लगाते हैं जिसमें वैन टाइप का होता है। वैन में क्या होता है कि जिसमें हम लोग बहुत से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं। होम यूज़ में क्या होता है कि लैन होता है, यानी कि सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, कुछ लोग बस एक घर में इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास वायरलेस मॉडेम आ जाती है। वायरलेस मॉडेम क्या है, देखें, जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लोगों के पास जैस की डिवाइस है, जूम की डिवाइस है, इस तरह से पीटीसीएल की डिवाइसेस हैं जिन्हें आप लोग लेके कहीं भी चले जाते हैं और अपने मोबाइल के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ बगैर किसी तार को लगाए हुए उसे अटैच कर लेते हैं। 3G 4G 5G इस तरह की अब आ गई हुई हैं और वाईफाई मॉडेम्स भी इस तरह की हैं जो आप लोगों को आप लोग वाइड रेंज में इंटरनेट अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ताकि क्या वो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपस में शेयर कर सकें, फाइल शेयरिंग कर सकें। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कनेक्ट है तो इस चीज़ को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोल देते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि हम लोग चीज़ें शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन से एडवांटेजेस देखें कि इसमें क्या होगा कि हार्डवेयर की एफिशिएंट इस्तेमाल होगा एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को शेयरिंग अगर हमने कोई भी करनी है तो उसके लिए हमारे पास एफिशिएंट स्टोर शेयरिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन, यानी कि जो बातचीत भी करनी है अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तो हम लोग देखें कि उन्हें ईमेल्स के थ्रू, मैसेजिंग, वीडियो इनके थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर शेयरिंग भी इवन की जा सकती है। अगर आपके एक कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज कम है तो आप लोग उसे दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें, तो इस तरह से दोनों की जो है अगर कोई मैम आप लोगों ने बड़ा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होगा तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है कि इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ठीक है, यानी कि आप लोगों का अगर कोई काम किया है तो वो बहुत ठीक तरीके से हो, जो उसमें कोई भी मिस्टेक वगैरह ना हो और कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। वो यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज वो पैसे कम इस्तेमाल हो और आप लोगों को जो कहाँ चीज़ें हैं वो अच्छी प्रोवाइड करे, तो इस चीज़ को हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट वही आ जाता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि देखिए आप लोगों के जो बैंकिंग निज़ाम है इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल होती है एटीएम मशीन्स की। ये सारी कंट्रोल जो होती हैं वो ये कहाँ से की जा रही होती है, लाहौर में एक मेन है जहाँ से सारा किया जाता है। इस तरह के सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, यानी कि एक डिवाइस तमाम डिवाइसेस को बाकियों को कंट्रोल कर रही हो, इस चीज़ को हम लोग सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब ये कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट है तो इस चीज़ की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एटीएम मशीन को डिस्कस किया कि वो जो लाहौर में पड़ी हुई है अगर खाली वही हैक हो जाए तो फिर क्या है कि बाकी सबको भी थ्रेट होगा कि पंजाब में जितनी भी है या जो भी जितनी भी उसके साथ कनेक्ट होंगी वो सारी। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए कि अगर लाहौर में जो एक हमारी डिवाइस पड़ी हुई है जो पूरे पंजाब की होल्ड कर रही है, अगर उसमें कोई एक मसला आ रहा है तो फिर पूरे पंजाब में भी देखें कि मसला अगर वो बंद हो गई तो बाकी भी सारी बंद होंगी और इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है, पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं। और डाटा लॉस रिस्क भी है कि मतलब एक बंद हुई तो समझ लेंगे तमाम मशीनें बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से कुछ नेटवर्किंग का जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये भी थोड़ा सा नुकसान हो जाता होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लैन और वैन होते हैं। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है कि आप लोग को अगर आप लोगों ने कोई डिवाइस जैसे कि वाईफाई की डिवाइस है जो आप लोगों को घर के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर दे, एक बिल्डिंग के अंदर रहते हुए, तो उस चीज़ को आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बहुत सी बिल्डिंग्स में कैंपस के लिए चाहिए या फिर कैंपस छोड़े पूरी सिटी में चाहिए, सिटी छोड़े पूरी कंट्री में चाहिए, तो इस चीज़ को आप लोग वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते होते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में सिर्फ आप लोगों को एक घर कैंपस वगैरह का हो जाता होता है। लेकिन वैन में क्या होता है जिसमें आप लोगों ने पूरी सिटीज़ का हो, कंट्रीज़ का हो, इवन कि कॉन्टिनेंट यानी कि पूरे बड़े आसम का भी हो, तो वो भी वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है। देखिए हम लोग बहुत दूर मतलब कनेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो सकता है बहुत दूर तक। और इसके अलावा बाकी है रिसोर्स शेयरिंग भी आसानी हो जाती है, यानी कि फ़ाइल शेयरिंग वगैरह इस तरह से वीडियो कॉलिंग ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और नेक्स्ट आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, जो भी लैन और वैन दोनों के दरमियान में आता है, यानी कि एक ये भी एक एरिया कवर कर रहा होता है। देखिए जो क्या आता है जो लैन से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि लैन जो ज़्यादा से ज़्यादा एक घर को, एक कैंपस को, एक स्कूल को कवर कर रहा है, ये लैन से थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन वैन यानी कि वैन जो पूरी सिटी को, पूरी कंट्री को, इवन कि पूरे सब कॉन्टिनेंट एक पूरे बड़े आसम को भी कर सकता है, तो इससे थोड़ा छोटा होगा। ये यूजुअली सिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा एक बहुत बड़ा अगर कैंपस है तो उसमें पूरा आ जाएगा। इससे क्या हो जाता है, बैलेंस्ड एडवांटेज। लैन और वैन के जो एडवांटेजेस है वो दोनों इसको मिल जाते हैं, इसमें दोनों एडवांटेजेस आ जाते हैं। डाटा स्टोरेज, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है विद इन सिटी और कैंपस के दरमियान में। ठीक है, अगर एक कैंपस में लगा हुआ है तो उसमें ये बहुत आसानी से डाटा ट्रांसफ़र कर देगा, अगर सिटी में है तो वहाँ पे भी एक अच्छा कर देगा। ठीक है, तो यानी कि इसके पास लैन और वैन दोनों के फ़ायदे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6PC टूल। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोगों को सबको पता है कि अगर आप लोगों के कोई भी वायरस आ गया, अब उसको किल करने के लिए जो आप लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते होते हैं। प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन किया जाए, एक प्रोग्राम बनाया जाए जो क्या करे, डिटेक्ट करे और रिमूव कर दे। डिटेक्ट क्या है, यानी कि उसे पहचाने और फिर उसे रिमूव कर दे एक मलीशियस सॉफ्टवेयर को। मलीशियस क्या है, यानी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वायरस बोलते होते हैं। अब इसमें आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, ये तमाम एंटीवायरस हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते चलें एंटी मॉलवेयर टूल्स हैं। ठीक है, tools that specialize in identifying and eliminating various type of malware, ठीक है, beyond viruses include spyware, adware, पेपर, ransomware, यानी कि ऐसे एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या हैं, अब आगे आप देख सकते हैं एंटी मेलवेयर है। एंटी मेलवेयर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, ये थोड़ा सा जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि मलीशियस यूज़र से थोड़ा ज़्यादा वाला ये काम कर रहा था, यानी कि अगर आप लोगों का कंप्यूटर ही हैक हो गया तो उस तमाम चीज़ों को रिमूव करने के लिए एंटी मेलवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल आप लोगों को लिखी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ मेलवेयर। ठीक है, इसमें स्पाईवेयर यानी कि कोई जासूसी आपकी कर रहा हो उस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स आ जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक कहता है जिसमें हम लोग क्रिएशन, मैनिपुलेशन यानी कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल इमेजेस एंड एनिमेशन यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट तरह की इमेजेस को बनाएं, क्रिएट करें, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करें। तो ये तमाम चीज़ें क्या हो जाती हैं, आप लोगों के कंप्यूटर ग्राफिक्स में आ जाती है। की कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं कि आप लोगों का ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और इसके अलावा एल्गोरिथम यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, ये सारे की कंपोनेंट हैं, यानी कि इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर देखिए कौन से वाले हैं, जो हम लोगों को हेल्प करते हैं कि हम लोग विजुअल कंटेंट बना सकें, यानी कि तस्वीरें वगैरह बना सकें। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की इमेज वगैरह बना सकें। अब इसमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ऑलमोस्ट आइडिया होगा कि कौन कौन से वाले होते हैं। कोरल ड्रा वगैरह होता है, ठीक है, फोटोशॉप होता है, इलस्ट्रेटर होता है,
ये तमाम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं जो हम लोग की ये किस लिए है, मेनली जो आप लोगों को तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, पिक्चर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्टर एंड वेक्टर ग्राफिक। एक्सप्लेनेशन देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्टर यानी कि पिक्सल बेस्ड एंड वेक्टर मैथमेटिकली डिफाइंड शेप ग्राफिक्स और यूज़ केसेस एक्सप्लेन व्हेन टू यूज़ ईच टाइप कंसिडरिंग फैक्टर लाइक स्केलेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन। हमने इन दोनों में डिफरेंस कर लेना है। देखिए पिक्सल बेस क्या होता है, यानी कि जिसमें पिक्चर को देखा जाता है कि अगर आप पिक्चर को बिल्कुल जूम करते जाएँ आपको उसके छोटे छोटे से बिल्कुल जूम करते हुए छोटे छोटे से दाने दाने से नज़र आने लग जाए तो उसे आप लोग पिक्सल बेस बोलते हैं। दैन वेक्टर बेस क्या होता है, जिसमें आप लोग शेप्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, एक पिक्चर को बना रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग वेक्टर बेस पे करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन। इमेज की एडिटिंग और मैनिपुलेशन टूल एंड टेक्निक्स कवर कॉमन इमेज एडिटिंग टूल एंड टेक्निक इंक्लूडिंग क्रॉपिंग, रिसाइजिंग, कलर करेक्शन एंड फिल्टर्स। इमेज एडिटिंग और मैनिपुलेशन में देखिए क्या आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन से टूल्स ही आ रहे हैं, आप लोगों को ऑलमोस्ट मोबाइल में भी ये सारे टूल्स पता होंगे। क्रॉप करने के लिए, ठीक है, रिसाइज करने के लिए, छोटी बड़ी करने के लिए, कलर की ठीक करने के लिए, या फिर इस तरह के फिल्टर वगैरह इसमें आ जाते हैं। इसके साथ ही देखिए एप्लीकेशंस जो इस्तेमाल होती हैं इमेज एडिटिंग के लिए, वो देखिए यहाँ पे दो चार डिस्कस किए हैं, फोटो रीटचिंग है और डिजिटल आर्ट क्रिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन आ जाता है। इसमें 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए देखिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए देखिए ब्लेंडर जैसे है, या फिर इस तरह से छोटे छोटे कार्टून्स वगैरह बनाने के लिए आप लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिसमें आप लोगों को करेक्टर थोड़ा बहुत चलता फिरता हुआ नजर आए। इसके साथ ही वर्क फ्लो आ जाता है, यानी कि डिस्प्ले एंड डिस्कस द बेसिक वर्क फ्लो ऑफ क्रिएटिंग 3D मॉडल, टेक्सचर एंड एनिमेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि आप लोगों ने 3D जो भी मॉडल्स हैं उनकी एनिमेशन, टेक्सचर वगैरह ये देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेब ग्राफिक आ जाता है, वेब डिज़ाइन एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमने थोड़े से देख लेने हैं, जिसमें हम लोग आइकन्स, बटन और बैकग्राउंड वगैरह इमेजेस लगाते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटाबेस। अब डेटाबेस देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ही आ जाता है। डेटाबेस अब देखिए किसे बोल रहे हैं, एक स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्गनाइज्ड एंड स्टोर फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट। डेटाबेस अब मेनली किसे बोला जाता है, एक आप लोग ऐसा ग्लास समझ लें जिसमें आप लोग पानी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या हो गया हमारा, ये एक डेटाबेस होता है। इसी तरह से आप एक डिवाइस समझ लें जिसमें तमाम डाटा जो है स्टोर हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग डेटाबेस बोलेंगे। अब डेटाबेस इसी तरह से एक मशीन होती है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले किस तरह से रखना है, फिर उसे स्टोर करते हैं ताकि आप लोगों को जब भी ज़रूरत हो आप लोग उसमें से निकाल सकें और इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से डेटाबेस सर्वर आ जाता है। डेटाबेस सर्वर भी एज अ सेंट्रलाइज्ड रिस्पोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा प्रोवाइड द फंक्शन। अब देखिए इसका पर्पस भी क्या है कि आप लोगों को एक सेंट्रल डेटाबेस जो है सर्व कराता है एक सेंट्रलाइज रिस्पोजिटरी। ठीक है, यानी कि दरमियान इसमें भी सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें डाटा स्टोरेज और साथ साथ मैनेज किया जा रहा है, यानी कि एक सर्वर से काफ़ी ज़्यादा लोग डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ डेटाबेस आ जाती है। इसमें डिफरेंट तरह के डेटाबेस आ जाते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस आ जाता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस आ जाता है, इन मेमोरी डेटाबेस आ जाता है। रिलेशनल डेटाबेस में देखिए कौन से आ रहे हैं, जिसमें हम लोग डाटा इंटू टेबल रिलेशनशिप बिटवीन दैम, टेबल्स के बीच में डाटा रख लेते हैं। ठीक है, और फिर उनके दरमियान में आपस में सब में रिलेशन बना देते हैं। इसमें माई एसक्यूएल वगैरह आ जाता है, ओरेकल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नो एसक्यूएल आ जाता है, यानी कि जिसमें अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ मर्जी जो मर्जी चीज़ पड़ी हो उस चीज़ में ये सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर आप देखें टेबल्स में चीज़ बना के रख रहे हैं उस चीज़ को आप लोग रिलेशन बोलेंगे। एक आप लोगों ने बिल्कुल अनस्ट्रक्चर से रखी है तो उसे नो एसक्यूएल बोलेंगे। इसके बाद इन मेमोरी डेटाबेस आ जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में ही डाटा सेव करते हैं ताकि वो स्टोरेज हमें, ताकि हम लोग जब उसे एक्सेस करें, हासिल करें तो वो हमें जल्दी मिल सके। इसकी दो एग्जांपल लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस जो अब हमने ऊपर पढ़ा था, एक मशीन है जिसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब उसे मैनेज किस तरह से करना है, अब ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोगों को फैसिलिटेट करता है क्रिएशन में, यानी कि उसे बनाने में, फिर उसे मेनटेन करने में और फिर यूज़ करने में। इसमें ये नीचे सारे सॉफ्टवेयर्स लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने ऊपर ये जो पढ़ा है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल पढ़ा है। ठीक है, यानी कि जिसमें डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अब इसे हासिल हम लोग कर किस में रहे हैं, दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर्स में हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस का डिज़ाइन आ जाता है। डेटाबेस अब किस तरह से, यानी कि एक कंप्यूटर है उसमें अब डाटा स्टोर कर रहे हैं, स्टोर हो किस तरह से रहा है आखिरकार ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हमने पढ़ लिया टेबल में, टेबल का आपस में कनेक्शन हो गया, तब ये किस तरह से वो जो टेबल्स हैं या फिर वो किस तरह से वो किस तरह से स्टोर हुए हैं, वो टेबल्स का आपस में जो रिलेशन बनाया है
उनका जो आपस में रिलेशन है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, ठीक है। यानी कि वो जो डाटा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, टेबल्स में डाटा स्टोर है, अब वो जो टेबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप है ना, ये किस तरह से बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं ना किसी ने तारे पकड़ के आपस में जोड़ दिए या लाइन्स बना दिए तो हो गया, नहीं। ये क्या होता है, ईआर यानी कि ये एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग इसके थ्रू होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन है जिसमें हम लोग डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि कोई भी किसी पे कोई भी टेबल किसी और के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, ठीक है। गलती रेजिडेंसी क्या होता है कि कोई भी डाटा जो आप लोगों का बिल्कुल सही तरीके से मूव करके आ रहा हो, उसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी जो है एक मिस्टेक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपको पता है, आप लोग जब ABC प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर से, तो वो कंप्यूटर को 0 1 की फॉर्म में समझ आती है। अब इसी तरह से जब आप लोगों ने एक सर्वर है, सर्वर कौन है, यानी कि डेटाबेस है, एक ऐसी मशीन है जिसमें सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, उससे जब आप लोगों ने इंटरेक्ट करना है, जब आपने उससे चीज़ करनी है, तो वो किस लैंग्वेज में करनी है, एसक्यूएल में, ठीक है। अब एसक्यूएल में आप लोग देख सकते हैं कॉमन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ये वाले होते हैं कि आपने जब उससे बात करनी है तो बात करनी क्या है, जैसे कि आप देखिए एक अननोन बंदे से मिलते हैं, आप उससे क्या बात करते हैं, थोड़ी बहुत ही होती है। इसी तरह से आपने जब इससे बात करनी है तो इसकी बात में सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने डाटा उससे लेना है। आप इंसर्ट करते हैं, आप उसे इंसर्ट करेंगे, वो आपको ले नया टेबल ले आएगा कि इसमें डाल दो। अब डेट आप उसे कहेंगे तो अपडेट करने के लिए आप लोगों के पास ले आएगा कि चाहिए डाटा पड़ा हुआ है, सब अपडेट कर दो। आप डिलीट उसे कहेंगे तो वो डिलीट कर देगा। ये होता है एसक्यूएल के साथ, यानी कि डेटाबेस के साथ एक बातचीत करने का तरीका कार। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता होगा। स्प्रेडशीट अगर आप लोग मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं तो एक्सेल में आप लोगों को पता है जिस तरह से डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर उसे एनालाइज किया जाता है, उस पर जो भी आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन या फिर जितने भी आप लोग फंक्शंस करते हैं उसे तमाम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। MS एक्सेल इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब स्प्रेडशीट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है वर्कशीट होती है, वर्कबुक होती है। वर्कशीट क्या होती है, जो आप लोग खोलें, हम लोग आप लोगों को एक शीट खोले और शीट खोल के उसके ऊपर रोज़ और कॉलम नजर आए, उसे हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। अब उसी वर्कशीट के आप लोग नीचे देखें ना, तो प्लस का एक ऑप्शन होता है, उस पर वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5, यानी कि आप लोग जितनी भी चाहें उन सबको इकट्ठी एक ही टाइम पे एक ही शीट के अंदर और भी शीट्स बना सकते हैं। तो उन तमाम ये सारी शीट्स जब आपस में मिलती हैं तो इसे हम लोग वर्क बुक बोलते होते हैं, ठीक है। ये दोनों भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्रेडशीट की आप लोगों ने आगे देखा कि इसमें क्या है, इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। वर्कशीट यानी कि आप लोगों को पहले बता चुके रोज़ और कॉलम वाली जो शीट्स खुलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को MS एक्सेल नज़र आता है ना, तो उस चीज़ को वर्कशीट बोलते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर भी देखें उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है, उसमें यानी कि चेंजेस करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए या फिर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। इसमें बहुत से टूल्स आ जाते हैं, बहुत से फीचर आ जाते हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी भी चीज़ को कंपोज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, यानी बनाने के लिए और थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस वगैरह करने के लिए, एज वेल एज और इसके अलावा इमेजेस लगाने के लिए, टेबल्स बीच में लगाने के लिए, फिर दूसरे एलिमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर। वर्ड प्रोसेसर कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं लेटर्स वगैरह लिखने के लिए, रिपोर्ट, ऐसे या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट ऑफिशियल किस्म के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेल्थ रिकॉर्ड की डेफिनेशन। एक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफन जिसे हम लोग आम रूटीन में मेडिकल रिकॉर्ड फिर या फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड को आप लोग मेडिकल रिकॉर्ड या फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक यानी कि एक, ठीक है, सिस्टम और एक बहुत ही ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है एक बंदे की, एक किसी भी शख्स की हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि उस बंदे की क्या हेल्थ की, ओवरऑल हेल्थ की होती है कि वो कौन सी उसकी मेडिकल कंडीशन है, उसका कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी कौन सी सर्जरीज हुई थी, उसको कौन सी चीज़ से एलर्जी है, उसे किस चीज़ की इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। इस तरह की बाकी सारी डिटेल, इस सारी चीज़ को क्या बोलते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड। किसी भी बंदे के जो भी है, उसे बीमारी है, उसे कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, उसे क्या एलर्जी है, क्या रिएक्शन इससे आ सकता है, ये तमाम चीज़ें हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। गुड रिकॉर्ड कीपिंग की अहमियत। अब आप सब लोगों को पता है रिकॉर्ड कीपिंग की अहमियत कितनी ही ज़्यादा है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग की देखिए अहमियत अगर हम लोग देखते चलें, कीपिंग रिकॉर्ड, अब जब भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अहम होता है किसके लिए, एक ऑर्गेनाइज और एसेसिबल डाटा वेरियस डोमेन में रखा जा सके। यानी कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप लोग किसी से मेडिसिन खरीद रहे हैं और आप लोग उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए कितना ही अच्छा है, ठीक है।
फाइनेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, या फिर आप लोग किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड के लिए रख रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम होता है। आप लोगों को मदद करता है। जैसे ठीक है, मेरी इतनी मेडिसिन आ चुकी थी मेडिकल स्टोर में, अब इतनी आनी है, इतनी ख़त्म होने वाली है, ये तमाम चीज़ें गुड रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसके अलावा आपकी डेली की सेल, कितना नुकसान हो रहा है, क्या सब कुछ है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गुड की प्रिंसिपल। अब गुड प्लानिंग, गुड रिकॉर्ड कीपिंग के हमारे पास सबसे अहमियत के लिए कौन कौन से पॉइंट है। देखिए, एक्यूरेसी सबसे पहले आ जाता है। एक्यूरेसी क्या होता है कि अगर हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक तरीके से रखा जा रहा हो और एरर से फ्री हो, कि आपने कितनी मेडिसिन आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी बिक रही है, ठीक है, किस रेट पे बिक रही है, तमाम चीज़ें, जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट आ जाता है एसेसिबिलिटी। देखिए, अब आप लोगों को जाके अपने रिकॉर्ड में पीछे जाके अपने गोदाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कितनी मेडिसिन पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है, बल्कि एसेसिबिलिटी, आप लोगों ने अपने एक सॉफ्टवेयर में ये तमाम चीज़ें लिखी हुई थी, कितनी मेडिसिन इतनी बिक चुकी है और इतनी बाकी रह गई है, ये आप लोगों को खुद ब खुद ही पता लग जाएगा। गुड रिकॉर्ड कीपिंग का ये भी देखिए फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी आ जाता है। सिक्योरिटी भी यानी कि प्रोटेक्ट हो जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा अनऑथराइज एक्सेस, कोई भी दूसरा शख्स आके आपकी कोई भी, अगर आप लोग किसी भी कॉपी पे वगैरह पे इस तरह लिखते हैं तो कोई भी आके आपकी कॉपी वगैरह खोल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसे कंप्यूटर में गुड रिकॉर्ड कीपिंग की हुई है तो देखिए फिर ये कितना ही आसान हो जाएगा कि आप सिर्फ अपनी फाइल को एक पासवर्ड लगा दें, देन कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे ले ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास कंपाइलेंस आ जाता है। कंपाइलेंस में देखें क्या आ जाता है कि जिसमें हम लोग रेलिवेंट लीगल और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन गवर्निंग रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि जो भी इस तरह के रिकॉर्ड हैं या फिर जो भी रूल रेगुलेशन आ रहे हैं उसे भी आप लोग इस तरह गुड रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइजिंग रिकॉर्ड, इसी तरह से ऑर्गेनाइज यानी कि आपने उसे ऑर्गेनाइज करना है, रखना है, किस तरह से लिखना है, और देन कैटेगराइज यानी कि उसे डिवीजन किस तरह से करके रखनी है, फोल्डर्स में, फोल्डर्स के अंदर भी जो चीज़ें बना के रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा एंट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब डाटा जो एंट्री करना है, प्रोवाइड गाइडलाइन, यानी कि हमें गाइडलाइंस देता है कि किस तरह से आपने सही तरीके से डाटा जो है एंट्री करनी है। जैसे कि वैलिडेशन चेक टू मिनिमाइज एरर, ठीक है, एरर्स को कम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग थोड़े बहुत वैलिडेशन चेक कर लेंगे, ये वाला काम कर लिए, ये चेक हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्जन कंट्रोल, ठीक है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्जन कंट्रोल टू ट्रैक द चेंजेस इन डॉक्यूमेंट्स और कोड। इसके साथ आप देख सकते हैं कि वर्जन कंट्रोल भी क्या है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी तो वो साथ ही आपसे कह देगा अच्छी काम करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो यस करना है, अगर नहीं करना है तो ना करें, ठीक है, नो पे क्लिक करते हैं इस तरह के। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट डेटा एंड ड्रग डेटा। ये ऑलमोस्ट हमने टॉपिक ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जिसमें हम लोग कंप्यूटर में पेशेंट का डेटा सारा रखते हैं, ड्रग का डेटा सारा रखते होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ये आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड उसी तरह से कि पेशेंट को क्या मेडिसिन दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है, उसकी क्या एलर्जी है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अगर हम लोग उसे सेव करें। अगर नेक्स्ट हम लोग इसे देखते चलें तो पेशेंट डेमोग्राफिक, जैसे कि आप देखें स्टोरिंग मैनी सजेशन, अगर आप लोगों ने पेशेंट का डाटा सेव करें, किस बेस पे सेव करें, आप उसकी नेम लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी किस्में पेशेंट डेमोग्राफिक में आ जाता है। मेडिकल हिस्ट्री में आ जाता है कि आप पेशेंट का पास क्या था, कि पेशेंट को पहले कौन सी बीमारी थी और अब कौन सी करंट कंडीशन है, उसे कौन सी एलर्जी है या फिर उसे कौन सी सर्जरी दी जा रही है, ये तमाम मेडिकल हिस्ट्री आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री में उसे कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, कौन सी दी गई थी और कौन सी दी जाएगी, तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक रिजल्ट, इस तरह से कि लेबोरेटरी में भी जो भी उसके टेस्ट हुए हैं उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाए। किसने शख्स ने पहले ये वाला टेस्ट करवाया था, फिर उसके बाद ये वाला टेस्ट करवाया, पिछली दफ़ा उसका ये रिजल्ट था और इस दफ़ा उसका ये वाला रिजल्ट आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रग डाटा। ऊपर हम लोगों ने पढ़ ली पेशेंट की, अब हमारे पास आ जाता है कि जो ड्रग्स हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन है, अब उनका डाटा किस तरह से रखना है। ड्रग डेटाबेस आ जाता है कि सबसे पहले आप लोगों ने अगर कोई भी डेटाबेस बना लिया है जिसमें आप लोग डिफरेंट ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, कितनी आई, कितनी गई या फिर क्या गया। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन और कैटेगराइज, कि आप लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन, उसे थोड़ा बहुत तकसीम वगैरह कर लें, ठीक है, और उसे कैटेगराइज कर लें कि ठीक है, ये वाली जो है सारी सर दर्द में मेडिसन है, ये सारी जो है बीपी की मेडिसन है, ये सारी जो है शुगर की मेडिसन है। इस तरह से आप लोग उसकी कैटेगरी कर लें कि ये मेजर बीमारी की हैं, ठीक है, क्रोनिक की बीमारियों की है, फिर इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है डोजेज इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आपने कितनी डोजेज में देना है, ठीक है, कितनी डोजेज में से नहीं देना है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग इंट्रैक्शन आ जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं कि दो ड्रग्स को अगर इकट्ठे देंगे, दो मेडिसिन इकट्ठे दे रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और पेशेंट की जो हिस्ट्री वगैरह देखते हुए सारा काम किया जाए।
और एडवर्स रिएक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट, कि अगर इसके साथ कौन से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के किस तरह के रिएक्शन आ सकते हैं इस मेडिकल्स को इस्तेमाल करने से। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड। अच्छा, अब कंप्यूटर में अगर हमने रिकॉर्ड रखा हुआ तो इसके हमारे फ़ायदे कौन कौन से पहले सबसे पहले आ जाता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि हमें बहुत ही आसानी से रसाई हासिल होती है। उसके बाद आ जाता है फैक्ट्री ट्रैवल, जब भी आप चाहें उस डाटा को बहुत ही आसानी से दोबारा से हासिल कर सकते हैं। बस पेशेंट का नाम सर्च करें और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिमोट एक्सेस हो जाती है, यानी कि आप लोग अपनी डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए भी तमाम सारा अपना काम कर सकते हैं, यानी कि अपना यहाँ से सामान उठाएं और जाके कश्मीर में बैठ जाएं, जाके वर्क करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा एक्यूरेसी। आ जाता है डाटा एक्यूरेसी हो जाता है कि आप लोग जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हैंड रिटन करें 10 पेशेंट आगे, आप किसी की भी गलती एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा तो वो आपको खुद भी बता देगा कि आप एरर कर रहे हैं। ठीक है, किस पेशेंट को बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या फिर आप पहले ये काम किया था और अब ये काम नया भी में आ रहा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आप लोगों को मदद कर देती हैं। वैलिडेशन चेक भी होते हैं कि आप देख लो कि इसी पेशेंट का करना था, इसी पेशेंट की एज लिखनी थी, इसी पेशेंट का ये सारा काम था, ये तमाम वैलिडेशन चेक में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ जाता है। ठीक है, स्टोरेज एफिशिएंसी में क्या आ जाता है कि देखिए अब आप लोगों को कोई भी खाते बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर रिकॉर्ड के रखने की ज़रूरत नहीं, पेपर को भी रखने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं। एक कंप्यूटर आपके पास है और उसमें अब आप जैसे चाहें जितना चाहें रिकॉर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा सिक्योरिटी आ जाता है। अब सोचिए कि पेपर के फॉर्म में अगर आपका डाटा पड़ा हुआ था और वो अगर पेपर चोरी हो जाए तो बाकी क्या रह जाता है कि आपका कितना माल आपने खरीदा, कितना आपने बेचा, क्या था सारा सिस्टम, किससे कितने लेने थे, ये तमाम चीज़ें, कितना बड़ा लॉस हो जाता है। तो डाटा सिक्योरिटी भी यही हो जाता है कि आप लोग जो है आप लोगों की डाटा भी महफूज हो जाता है जब आप उसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इवन कि अगर आपका कंप्यूटर चोरी भी हो जाए देन भी आप उस फाइल को असेस कर सकते हैं अपने ईमेल के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रिप्शन का एक प्रोसेस आ रहा है। इनक्रिप्शन आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज में अपने मैसेज को लिख दें जो सिर्फ आपको और जिस बंदे के लिए मैसेज लिखा गया उसे समझ आए, तो इस चीज़ को हम लोग इनक्रिप्शन बोलते हैं। और ये डाटा प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा अहम होता है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन आ जाता है। कोलैबोरेशन आपको पता है कि दो लोगों का पार्टनरशिप कर लेना, उन चीज़ों का आपस में बातचीत करना। ठीक है, मल्टीपल यूजेज होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाटा एनालिटिक्स आ जाता है। डाटा एनालिटिक्स कहता है जिसे हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा विद द गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू कंक्लूजन। अब डेटा एनालिटिक्स देखेंगे, अब क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे निकले हुए हैं, आप उसे बताते हैं मैंने इतना माल खरीदा है, इतना बिका है, नेक्स्ट मैं कितना खरीदूं और कितना नहीं, और मुझे कितना लॉस हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। ये तमाम इस तरह के सॉफ्टवेयर में अपना डेटा डालना, फिर उससे तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेना, सारी डेटा एनालिसिस में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा एनालिसिस फॉर केयर मैनेजमेंट। केयर मैनेजमेंट के लिए भी इवन कि आप लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा पे किसी भी किस्म का तजिया करना, आप उसे दें कि हम ये वाला काम करें कि ना करें, और इससे हमें लॉस होगा, कितना बेनिफिट होगा, ये तमाम चीज़ें डेटा एनालिसिस में आ जाती है। अब केयर मैनेजमेंट में भी देखें, इसका एक क्रूशियल रोल है, यानी कि एक अहम रोल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि केयर मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि किसी के साथ हेल्प आउट करना, और डिलीवरिंग हेल्थ केयर सर्विस टू इंश्योर दैट द पेशेंट कैन रिसीव कम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यानी कि पेशेंट को अच्छी सर्विसेज मिले, उसके लिए भी आप लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेशेंट रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग यानी कि डेटा एनालिसिस करते हुए पेशेंट को बता सकते हैं हेल्थ रिस्क और उसकी क्या ज़रूरियत है। ठीक है, उसे किस वक्त क्या ज़रूरत आ सकती है, या फिर उसके कितना क्या ज़्यादा रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट। एनालाइज करना पॉपुलेशन की हेल्थ को, ताकि पता लग सके कि हेल्थ स्टेटस हमारे एक स्पेसिफिक ग्रुप में क्या चल रहा है। ठीक है, पूरी यानी कि इस पे आप एक सर्वे करें और देन उसका डाटा इंसर्ट करके आप ये कैसे कर लें कि इस पूरी कम्युनिटी में ये सारा सिस्टम होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूटिलाइजेशन एनालिसिस आ जाता है। यूटिलाइजेशन एनालिसिस क्या जाता है कि आप लोग एनालाइज करें यूटिलाइजेशन पैटर्न टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन। ठीक है, आप लोगों ने जो देखें डाटा लिया है, तो फिर आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या चेंजेस करके या फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला के और किस तरह से कम पैसों को इस्तेमाल करते हुए अच्छी इंप्रूवमेंट लाते हुए आप लोग ये काम कर सकते हैं। इस चीज़ को यूटिलाइजेशन एनालिसिस बोलते हैं, यानी कि आप लोगों ने जो ऊपर सारा तजिया किया था कि ठीक है यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे वो इशू है, ये काम करना चाहिए, तब उसमें आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट, कम पैसे और अच्छी इम्प्रूवमेंट किस तरह से हासिल करनी है, ये हमारा मेन एम होता है उस एनालिसिस को इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोनिक डिसीज़ मैनेजमेंट। क्रोनिक डिसीज़ मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि छोटी मोटी डिसीज़ हैं, किसी को शुगर तेज़ हो गई है, किसी का बीपी तेज़ हो गया है, इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट आ जाती होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेडिकेशन एडहेरेंस आ जाता है कि जिसमें हम लोग डाटा रिलेटेड टू मेडिकेशन एडहेरेंस अमंग पेशेंट, जिसमें हम लोग जो जो भी पेशेंट से रिलेटेड डाटा होता है उसे एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बैरियर्स, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें जो हद बन रही हैं, जो हमें रोक रही हैं, और फिर उन्हें तमाम चीज़ों को देखना कि क्या चीज़ें हैं, फिर उन्हें में इम्प्रूवमेंट लाना कि अगर आप लोग किसी पेशेंट को ट्रीट करने लगे थे तो उस वक्त आप लोगों को क्या क्या मसले पेश आए थे। इन तमाम चीज़ों को इन तमाम चीज़ों का एक डाटा रखना, और दैन इन चीज़ों को एनालाइज करना कि इस टाइम पे चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं थी। ये तमाम चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा एनालिसिस फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए डाटा एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। अब डाटा एनालिसिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अहम होती है, किस लिए? ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी काम करना है सही तरीके से करने के लिए, पेशेंट की केयर के लिए, और इसके अलावा डिसीजंस टाइम पे लेने के लिए तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए इसमें जो की पॉइंट है जहाँ पे डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा अहम है, वहाँ वो आ जाता है, जैसे कि पेशेंट फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, कितने पेशेंट का एडमिशन हुआ, कितनों का डिस्चार्ज हुआ, और कितने ही नए आ रहे हैं, कितने बेड इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, तमाम चीज़ें आ जाती है पेशेंट फ्लो ऑप्टिमाइजेशन में। नेक्स्ट हो जाता है रिसोर्स एलोकेशन, कि आप लोग डाटा एनालिसिस करते हैं कि आप लोगों ने हॉस्पिटल का कितना के रिसोर्स है जिसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि स्टाफ है, या फिर कितने नल इक्विपमेंट है, कितने फैसिलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें, यानी कितनी देनी है और कितनी नहीं देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 पेशेंट है तो आप उस पर ज़रूरी तो नहीं कि 100 स्टाफ मेंबर अवेलेबल हो, उस लिहाज से तमाम चीज़ें जिनका एनालिसिस करना है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एक्सपेंस आ गया, रेवेन्यू आ गया, कितने कमाए, कितने लगाने हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें फाइनेंशियल एनालिसिस में आ जाता है कि आप लोगों ने कौन सी कॉस्ट सेविंग काम करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की बुक ये ख़त्म हो गई है, आपको तमाम समझ आई होगी, और ये बहुत ज़्यादा आसान लेक्चर था। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें, और देन आप खुद ब खुद इनके आंसर्स कर सकते हैं। ये बहुत ईजी बुक थी। थोड़ा बहुत इसे रीडिंग करें और कोशिश करें कि कॉन्सेप्चुअली अपने टॉपिक्स को समझ के खुद लिखने की कोशिश करें। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। खुदा हाफिज़।